हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ केंद्रक के बारे में, जो मैंने पिछली क्लास में मैंने कोशिका की भित्ति तक पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वहाँ से अगर आप इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको वीडियो क्लियर हो जाएगी, मतलब आपका टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, 1831 में केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने नहीं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, केंद्रक जो है कोश के जो मतलब कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रण करता है, मतलब कंट्रोल करता है। जो कोशिकाओं के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, केंद्रक उन क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ठीक है, यह कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थ का भंडार है, मतलब जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं कोशिकाओं के अंदर, तो उसमें इसका भंडार है, मतलब स्टोर हाउस है केंद्रक कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थ का। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रक जो प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोशिकाओं में रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें केंद्रक का महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, केंद्रक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने? 4 भागों में केंद्रक को विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके कौन कौन से भाग हैं। तो पढ़ते हैं हम केंद्रक के भाग, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो केंद्रक के कौन कौन से? पहला है केंद्रक कला, जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा है केंद्रक द्रव, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा है केंद्रिका। चौथा है क्रोमेटिन धागे। तो अब बात करते हैं हम इसके डायग्राम की। वैसे मैंने डायग्राम इसका वैसे ही बना दिया है, इसमें कुछ पहले हम इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं कि पॉइंट में क्या दे रखा है। पहले हम बात करते हैं केंद्रक कला की। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो केंद्रक के पास जो आवरण जो होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी जो केंद्रक कला जो होती है दोहरी झिल्ली से बनी होती है, मतलब डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। किसकी तरह? जैसे आपने प्लाज्मा झिल्ली की डबल लेयर देखी होगी, उसी की तरह इसकी भी मेम्ब्रेन होती है। और इस केंद्रक के चारों तरफ इस दोहरी लेयर का आवरण होता है, मतलब उसे घेरे रहती है। ठीक है, और जो झिल्ली होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, वो भी एक कला है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती है, मतलब लिपोप्रोटीन जो होती है इस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, केंद्रक द्रव और तथा कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान व उसके आगमन को नियंत्रित करती है केंद्रक कला। कहने का मतलब है न्यूक्लियोप्लाज्म और केंद्रिका द्रव के बीच जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल होता है, और उन मटेरियलों का जो मतलब आना जाना होता है कोशिकाओं के अंदर, उसका नियंत्रण करता है केंद्रक कला। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस डायग्राम के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। बाकी मैंने बता दिया है कि इसके जो लेयर होती है वो डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है, मतलब दोहरे आवरण से घिरा रहता है केंद्रक। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म की, जो इसका सेकंड पॉइंट है। केंद्रक द्रव, यह एक अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है इसमें, जिसे कैरियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे उस तरल पदार्थ में होता क्या है, वाटर हो गया, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, मतलब वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और सस्पेंशन सब्सटेंस भी इसके अंदर होते हैं, मतलब निलंबन पदार्थ भी इसके अंदर होते हैं। यह शेप और स्ट्रक्चर को बनाए रखने में
कोशिकाओं की मदद करता है, और जो इसके अंदर जो सेल कोशिकाओं का उपापचय जो क्रियाएं होती हैं, मतलब सेल मेटाबॉलिज्म जो होता है, उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसका नाम हिंदी में केंद्रक द्रव है। ठीक है, अब बात करते हैं हम केंद्रिका की, जिसका नाम इंग्लिश में है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये एक छोटी अंडाकार होती है और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, अब्सेंट होती है। इसमें मैंने मेंशन कर रखा है अपने नोट्स में। जब कोशिका विभाजन होता है, मतलब जब सेल डिवीजन होता है कोशिकाओं के अंदर, तो यह नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाने के बाद यह आरएनए नष्ट हो जाती है। तो उसके बाद जब आरएनए संश्लेषण होता है तो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? केंद्रिका, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब बात करते हैं हम क्रोमेटिन धागे की, जो इसका 4 पॉइंट है। ठीक है, क्रोमेटिन धागे क्या है? टिन थ्रेड्स। ठीक है, ये केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केंद्रक का। यह एक रासायनिक रूप से न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, मतलब ये एक रासायनिक टाइप के न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। यह न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है केंद्रक का। इस केंद्रक के अंदर ये धागे से बिखरे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिखरे हुए हैं, तो यही क्रोमेटिन है। ठीक है, क्रोमेटिन है, जिसे हम क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं, क्रोमेटिन धागे। तो ये बने किससे होते हैं? ये न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं, और ये एक जालीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिन्हें क्रोमेटिन रेटिकुलम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। केंद्रक कला केंद्रक द्रव। अब हम कोशिका द्रव के बारे में करते हैं, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है इस हमारे वीडियो का। तो कोशिका द्रव क्या है? मतलब साइटोप्लाज्म। जो कोशिका द्रव का निर्माण जो होता है ना, कोशिका के अंदर जो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें कोशिका एक द्रव होता है, मतलब द्रव होता है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के कार्बनिक पदार्थों का तथा अकार्बनिक पदार्थों से वो द्रव बना होता है। जैसे अकार्बनिक पदार्थ हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, और इनऑर्गेनिक अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, वो उसमें मिनरल्स आ गए, लवण आ गए, जल आ गए। ठीक है, और जो ये कोशिका द्रव जो होता है, ये महत्वपूर्ण क्रियाएं कोशिका के द्रव में ही पूर्ण करता है। इसकी एक ये खासियत है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव से मिलकर जीव द्रव का निर्माण होता है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि कोशिका द्रव क्या है। कोशिका द्रव मतलब कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है। जैसे कार्बनिक पदार्थ के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, और अकार्बनिक पदार्थ के अंदर खनिज, लवण, जल। और ये जो महत्वपूर्ण क्रियाएं जो होती हैं, कोशिकाएं की जितनी भी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, वो कोशिका द्रव के ही अंदर होती हैं। आपको ये याद रखना है। कोशिका द्रव और तथा केंद्रक द्रव से मिलकर जीव द्रव बनता है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं अपने। कोशिका द्रव में उपस्थित जो कोशिका द्रव होता है, इसमें उपस्थित कुछ कोशिकांग होते हैं। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, मैं कुछ उसके द्वारा आपको समझाती हूँ। देखिए कोशिका द्रव का फ्लो चार्ट है। तो पहले नंबर पे है अंतद्रवी जालिका, दूसरे नंबर पर है गाल्गी उपकरण, जिसे हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और अंतद्रवी जालिका को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लाइसोसोम को लाइसोसोम भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक जिसका इंग्लिश नाम है प्लास्टिड, तारकाय जिसका नाम है इंग्लिश सेंट्रोमोम, और ये रसधानियाँ जिसे हम वैक्यूल्स कहते हैं, राइबोसोम और माइक्रोबॉइड। तो कोशिका द्रव में उपस्थित जो कोशिकांग होते हैं, तो उनके बारे में हर
डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक पर, तो आप वीडियो पर बने रहें। तो अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट पर, अंतःप्रद्रवी जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ये एक नलिका और चपटी थैलियों का एक संजाल होती हैं, जंतु तथा पादपों में विभिन्न प्रकार से काम करती हैं। ठीक है, यह कोशिका कला तथा केंद्रक कला में विस्तृत रहती हैं, मतलब फैली रहती हैं ये कोशिका कला तथा केंद्रक कला में। ठीक है, इनके भीतर लूमेन नामक एक स्थान मतलब पाया जाता है इनके अंदर। राइबोसोम के उपस्थिति के आधार पर अंतःद्रव्य जालिका को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक चिकनी सतह वाली अंतःद्रव्य जालिका मतलब स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रवी जालिका मतलब रग सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक जालिका। अब इसके हमने पॉइंट मैंने फ्लो चार्ट के द्वारा यहाँ समझाया हुआ है। जैसे हम पहले की बात करें, चिकनी सतह वाली अंतर्जालिका, इसमें ये जाल नालिकाएँ जो होती हैं वो जाल के रूप में होती हैं। एक मतलब नेटवर्क जो फैला हुआ होता है ट्यूबवेल्स का, वो जाल की तरह फैला होता है, एक नेटवर्क टाइप का फैला हुआ है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड का संश्लेषण करती हैं, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी कोशिकाओं के अंदर और लिपिड का, उसका ये सिंथेसिस करती हैं। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए लिपिड तथा फास्फोलिपिड बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारी कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन का जब निर्माण होता है तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, लिपिड और फास्फोलिपिड, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो हमारा लीवर होता है, जो हमारा ह्यूमन लीवर होता है लीवर, ठीक है, उसमें ये एंजाइम का निर्माण करती है। ये चिकनी सतह जो अंतःद्रव्य जालिका में पाई जाती है एंजाइम का निर्माण करती है। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। मांसपेशियों में यह जब जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों में कोशिकीय संकुचन का काम करती हैं, मतलब जो हमारी मांसपेशियों में कंट्रक्शन होता है जो उसमें भी मतलब ये काम करती है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। और मस्तिष्क, पॉइंट नंबर 6 जो है इसका, मस्तिष्क कोशिका में यह है स्त्री पुरुष के हार्मोन का संश्लेषण करती है, मतलब जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन मानव ब्रेन में जो कोशिकाएं होती हैं ना, उसमें मेल तथा फीमेल के जो हार्मोन होते हैं उसको सिंथेसाइज करती है ये वाली कोशिका, स्मूथ सरफेस AR मतलब चिकनी सतह वाली अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, अब बात करते हैं हम खुरदरी सतह वाली जालिका। ये क्या करती है, इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यह जालिका कोशिका झिल्ली व प्रोटीन का यह राइबोसोम में उपस्थित होती है, और यह जालिका कोशिका झिल्ली व प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करती है। यह जालिका कोशिका झिल्ली व प्रोटीन संश्लेषण करती है। सॉरी, मुझे मतलब बोलने में तकलीफ हुई थोड़ी। यह कोशिका की जो जालिका होती है ना, उस कोशिका झिल्ली व प्रोटीन का संश्लेषण करती है, उस कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का संश्लेषण करती है। पॉइंट नंबर 3, राइबोसोम में ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के दौरान अनेक प्रोटीन संश्लेषण होता है। जब राइबोसोम में ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन की क्रिया होती है तो उस समय ये बहुत मतलब अनेक प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण करती है। पॉइंट नंबर 4, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं और तथा ल्यूकोसाइट्स में यह जालिका या एंटीबॉडी बनाने का निर्माण करती है, मतलब जो ह्यूमन में सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं WBCS और तथा ल्यूकोसाइट में ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 5 सॉरी, पैनक्रियाटिक सेल में ये है, मतलब जो पैनक्रियाटिक
सेल जो होती हैं उसमें इंसुलिन का निर्माण या उत्पादन करती है खुरदरी सतह वाली अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे रॉग सरफेस ईआर कहते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो हम दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं, अगर आपको यहाँ तक समझ में आए तो ठीक है। अब बात करते हैं हम गाल्जी उपकरण की। गाल्जी उपकरण की इसकी खोज 1898 में की थी। किसने की थी? कॉमलियो गाल्जी ने। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि गाल्जी उपकरण की या गाल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। ठीक है, अब गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इसके काम क्या होते हैं? इसका काम होता है जो कोशिकाओं में पदार्थ होते हैं उनका निर्माण करना, मतलब फॉर्मेशन करना। ठीक है, उनको इकट्ठा करना और उनको आगे भेजना कोशिकाओं में, मतलब उनके भी कुछ काम होते हैं तो उस काम को करने के लिए ये उन्हें आगे भेजता है, मतलब परिवहन करता है, मतलब ट्रांसलेशन होता है उनका भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ अर्धवृत्ताकार संरचनाएं होती हैं, उन्हें सिस्टीन कहा जाता है। सिस्टीन कहा जाता है। यह ब्लू ग्रीन एल्गी तथा बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों में पाया जाता है। गाल्जी उपकरण यह कोशिका का मुख्य स्राव अंग है, मतलब मेन सीक्रेटरी ऑर्गेन है। गाल्जी उपकरण मेन सीक्रेटरी ऑर्गेन है गाल्जी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अब बात करते हैं हम दूसरे कोशिकांग की, लाइसोसोम की। लाइसोसोम के बारे में हम पढ़ते हैं क्या क्या इसके मेन पॉइंट है। इसकी खोज 1998 में की थी। ठीक है, किसने थी? क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी इसकी खोज। इसका काम क्या होता है? लाइसोसोम का काम होता है जो सेलुलर माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कोशिकीय बृहद अणु जो होते हैं उनका पाचन करने में ये सक्षम होता है। ठीक है, मतलब जो हमारी कोशिकाओं में जो छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं तो उनको पचाने में ये सक्षम होता है। कौन? लाइसोसोम। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं लाइसोसोम में जो इंटरनल पार्ट होता है, मतलब आंतरिक भाग को यह अम्लीय बनाए रखता है। मतलब जो लाइसोसोम का जो आंतरिक पार्ट होता है, मतलब इंटरनल पार्ट होता है, उसे ये एसिडिक बनाए रखता है। तथा जो पाचक एंजाइम्स होते हैं, मतलब डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं इसके अंदर, डाइजेस्टिव तथा जो शेष जो मतलब बचे हुए जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनको अलग रखने में ये मददगार होता है या सहायक होता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। यदि कोई कोशिकीय उपापचय मतलब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई व्यवधान, मतलब कोई कमी या कोई गलती होती है या उत्पन्न होता है तो जो लाइसोसोम झिल्ली जो होती है ना क्षतिग्रस्त हो जाती है, मतलब डैमेज हो जाती है। मतलब जैसे माना, मैं आपको इस तरीका से समझाती हूँ, जैसे कोशिकीय मतलब सेल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ उत्पन्न हो जाती है, मतलब कुछ खामी हो जाती है। ठीक है, तो जो लाइसोसोम की जो झिल्ली जो होती है वो खुद डैमेज हो जाती है। उसके बाद होता क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, तो जो पाचक एंजाइम होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो अपनी ही कोशिका पाचन कर देते हैं, मतलब अपनी जो सेल होती हैं उन्हें ही पचा जाते हैं। तो कोशिका जो है नष्ट हो जाती है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है, मतलब सुसाइड बैग ऑफ सेल। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली क्यों कहा जाता है, मतलब सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मतलब कोशिका का पाचन कर देते हैं, अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। अरे तू जा।
बात करते हैं हम लाइसोसोम के एंजाइम्स के बारे में। लाइसोसोम के एंजाइम कौन कौन से होते हैं? लाइसोसोम के 4 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। नंबर 1 प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज और फॉस्फेटेज। ये लाइसोसोम के मुख्य एंजाइम होते हैं। अब इसके मेजर कार्य क्या होते हैं लाइसोसोम के? तो इसका काम होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन करना, जो मतलब अंत कोशिकीय पाचन जो होता है कोशिका के अंदर, उनका डाइजेस्ट करना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, जो मतलब कोशिकाओं के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसमें सहायता करना किसका काम है? लाइसोसोम का काम है। जो डेड सेल होती हैं उनका निपटारा करना। ठीक है। नंबर 4 उपास्थि तथा अस्थिल ऊतकों में आत्मलयन करना। ठीक है। अब बात करते हैं हम लवक की, जिसका नाम इंग्लिश नाम है प्लास्टिड। तो इसकी खोज 1865 में हुई थी और खोजकर्ता कौन है? हैकल है। ठीक है। प्लास्टिड होता क्या है? प्लास्टिड पादप तथा शैवालों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं ऐसे लवक जिनमें पर्णहृदय मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है या एक पिगमेंट पाया जाता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 है अवर्णी लवक, मतलब जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। वर्णी लवक जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। बात करते हैं अवर्णी लवक की, जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं इंग्लिश में। यह रंग विहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता। ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे वर्णी लवक की, क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है मुख्यतः पुष्पीय पादपों में, जो पुरानी पत्तियां होती हैं, या फलों में पाया जाता है। मुख्यतः फल तथा पत्तियों में रंग प्रदान करता है। जो हमारे आसपास फल या सब्जी हम डेली लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं, तो उनमें वो जो रंग आता है, वो रंग आता कहाँ से है? जैसे आपने टमाटर देखा है लाल होता है, शिमला मिर्ची देखी है हरी होती है, और भी विभिन्न प्रकार के फ्रूट या फल भी देखे होंगे। तो जो उनमें रंग होता है, उन्हें रंग प्रदान करता कौन है? वर्णी ब्लॉक, जिसे इंग्लिश में हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम हरित लवक की। हरित लवक में मतलब क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक मतलब पिगमेंट पाया जाता है, जो हरे पौधों में मोस्टली पाया जाता है। अब बात करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की। जैसे देखा जाए तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने पोषण हेतु भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम देखें। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में हुई थी और इसकी खोज रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। इसका डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, जब इसकी ज़रूरत होगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें जैसे आपको दिख रहा है, इसमें छड़ों और गोले के रूप में बिखरा हुआ होता है। ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। अगर आपको पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, तो जो हमारी कोशिकाओं में कोशिका द्रव तरल भरा होता है, ये उसमें उपस्थित होता है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के काम क्या होते हैं। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में भी काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और जो हमारी कोशिकाओं में पोषक पदार्थ मतलब न्यूट्रिशंस मिनरल जो होते हैं उन्हें तोड़ता है, तथा तोड़ने के बाद कोशिकाओं के लिए ऊर्जा बनाता है और उन अणुओं का निर्माण करता है जो हमारी कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पॉइंट नंबर 2, कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन संबंधी अनेक जैव मतलब बायोकेमिकली प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती हैं। जो हमारी कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की बायोकेमिकली मतलब जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो वो संपन्न सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली इसकी सतह से आवरण प्रदान करती है। कहाँ गई? माइटोकॉन्ड्रिया में एक बाहरी झिल्ली पाई जाती है जो इसकी सतह को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली की संरचना अपेक्षाकृत जटिल होती है, मतलब कठिन होती है। ये स्पेसिफिक टाइप की होती है। इसमें मोड़दार संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं आमतौर पर। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली जो होती है, जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की ये बाहरी झिल्ली है, मतलब बाहरी है, इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये करती क्या है? ये जो आयन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो अणु होते हैं, और उन अणुओं से जो एडीपी और एटीपी आदि के लिए स्वतंत्र रूप से पारगम्य होती है। बाहरी झिल्ली जो मतलब एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो आयनों, पोषक अणुओं और ऊर्जा अणुओं के लिए पारगम्य होती है, मतलब उसके अंदर जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। जब इसकी जो इंटरनल झिल्ली होती है वो केवल ऑक्सीजन तथा एटीपी अणुओं के लिए पारगम्य होती है, मतलब जो इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें बस ऑक्सीजन के अणु और एटीपी के अणु ही आ जा सकते हैं, दूसरे अणु नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें ग्लूकोज अणु के टूटने से 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, और 34 एटीपी जो क्रेब्स चक्र के दौरान बनते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। क्रेब्स चक्र साइकिल जो होती है उसमें 34 एटीपी बनते हैं, तो वो कहाँ बनते हैं? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ भी बायोलॉजी का पार्ट है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में। क्या इसके काम हैं, क्या इसके फंक्शन हैं? तो इसका काम होता क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? ये ऊर्जा का आदान प्रदान करते, या आदान प्रदान नहीं कह सकते, ऊर्जा का उत्पादन करती है, मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन करती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके लिए? कोशिकाओं के लिए। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2, जो कोशिकीय उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना, मतलब जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होती है हमारी कोशिकाओं में, उनको नियंत्रित कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करती है। और जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में नई सेल्स बनती हैं उनमें वृद्धि होती है तथा उनका मल्टीप्लेक्शन या गुणन होता है, तो वो किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा काम क्या है? जो हमारा लीवर होता है उसमें अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये यहीं तक था इसके पॉइंट। अब बाकी हम बात करते हैं रिक्तिकाएँ के बारे में। रिक्तिकाएँ क्या हैं और वैक्यूल्स जो इसका इंग्लिश नाम है। ठीक है, वैक्यूल्स का काम होता क्या है? मुख्यतः जो पोषण पदार्थ तथा अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब जो न्यूट्रिशनल्स, मिनरल्स और जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उसका जो भंडारण होता है ना, वो होता है, उसका केंद्र जो होता है रिक्तिकाओं में होता है, मतलब वैक्यूल्स में होता है। ये इकट्ठे या जमा होंगे यहीं पर होंगे। और दूसरा जो पॉइंट है, प्लांट और जो एनिमल की कोशिकाएं होती हैं ना, उन दोनों में ये पाई जाती हैं। ठीक है, एक टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली का आवरण होता है जो रिक्तिका मतलब वैक्यूल्स का एक डायग्राम होता है, उसमें एक लेयर होती है टोनोप्लास्ट नामक, तो वो झिल्ली से उसका आवरण होता है टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली का। उसके अंदर ही वैक्यूल्स का रस भरा होता है। तो ये तो वैक्यूल्स के मतलब रिक्तिकाज के पॉइंट यहीं तक थे। अब बात करते हैं हम तारक काय की, जिसका नाम है सेंट्रोसोम। तो इसकी खोज की किसने थी? इसकी खोज बोवरी ने की थी। अब इसका काम हम देख लेते हैं क्या है। इसका काम है कोशिका विभाजन करना, मतलब सेल डिवीजन करना, कोशिकाओं को तोड़ना, सीलिया तथा कशाभिका में भाग लेना। सीलिया कशाभिका से मतलब है जो हमारी कोशिकाएं गति करती हैं, मूवमेंट करती हैं, वो किसके द्वारा करती हैं? सीलिया और कशाभिया के द्वारा ही गति कर पाती हैं। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2,
जो हमारी कोशिकाओं में कंकाल होता है तो वो कंकाल एक स्थिर है, मतलब स्टेबल है। तो वो किसके द्वारा है? सेंट्रोसोम के द्वारा ही है हमारा कंकाल स्टेबल। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, राइबोसोम, जो शायद लास्ट है या एक और इसके बाद पॉइंट बचा है। तो जो राइबोसोम की खोज की थी पैलाडे ने की थी। इसका निर्माण मुख्यतः होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S प्रकार का और एक 80S प्रकार का। जो 70S प्रकार का जो होता है वो छोटा होता है और वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और जो 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो बड़ी कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब बड़ा होता है, सॉरी, बड़ी कोशिकाओं में नहीं, वो बड़ा होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक बचा है इन कोशिकाओं का, माइक्रोबॉडीज। जब हम इसके बारे में बात करते हैं कि माइक्रोबॉडीज आखिर है क्या, इनका हमारी कोशिकाओं में क्या काम है। जो माइक्रोबॉडीज होती हैं हमारी कोशिकाओं में एंजाइम पाए जाते हैं। तो माइक्रोबॉडीज एंजाइम में पाई जाती हैं। ठीक है, जो कोशिकाओं के अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, माइक्रोबॉडीज के अंतर्गत आता क्या क्या है? परऑक्सीसोम, लाइऑक्सीसोम और ग्लाइकोसोम तथा हाइड्रोजेनोसोम को सम्मिलित माइक्रोबॉडीज के अंतर्गत क्या क्या है? बात करें हम परऑक्सीसोम की, नामक माइक्रोबॉडी बृहद अणुओं को विघटित, मतलब तोड़ने, तथा हानिकारक जो मतलब हार्मफुल पदार्थ जो होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में सहायक होता है परऑक्सीसोम नामक। माइक्रोबॉडीज के अंतर्गत ही परऑक्सीसोम आता है। तो ये डिटॉक्सिफाई करने में होता है जो हार्मफुल पदार्थ होते हैं हमारे कोशिकाओं के अंदर।